नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी चंबा। जहां पे आपको मैं ज्योग्राफी वाला सेक्शन करा रहा था, जो कि आपके एसपी पटवारी साथ में जेबीटी कमीशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सिलेबस में भी है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। जहां पे मैं आपको कुछ चीजें करा चुका हूँ, जैसे कि पिछले सेक्शन में मैंने आपको कराया था, जो आपका कह सकता हूँ कि ज्योग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका नदी के बारे में। वहां से एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने देखा कि उस पे आपने काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था, यानी कुछ आप जो भी आप में पढ़ने वाले हैं, उनका ये क्वेश्चन था कि क्या सर क्वेश्चन इतना इजी पूछा जाएगा या फिर क्वेश्चंस का लेवल यही होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको एमसीक्यू करा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज, इससे रिलेटेड और भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि हम आपको बता चुके हैं कि हम आपको मॉक टेस्ट के थ्रू उसको प्रोवाइड करेंगे। जहां पे आप जब हमारे साथ जुड़िएगा तो हम उसका आंसर आपको वहां पे देखने को जरूर मिलेगा। यानी कि एक चीज, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा के आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहा, उसकी प्रैक्टिस करवा रहा, बाकी उससे ज्यादा बेटर लेवल के जो क्वेश्चन है मैं आपको मॉक टेस्ट में जरूर कराऊंगा। तो इस बात से आप निश्चिंत रहें कि आपको क्या इतने इजी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे या फिर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये इसका आंसर होगा अभी नहीं। मैं मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चंस को प्रोवाइड करूंगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दे रहा, जैसे कि आपको लगा ये कि वो जो मैं क्वेश्चन दिया वो आपसे इजी है, अभी उसमें जैसे मैं 4 ऐसी नदी दे दूंगा, जैसे कि आपका कृष्णा, गोदावरी और साथ में आपका महानदी, इसके अलावा नर्मदा। और उसके मैं क्या करूँ, 4 ऑप्शन दे दूं वो कहाँ कहाँ से निकलती हैं, और चारों को, एक तरफ नदी, दूसरा आपका कह सकता हूँ कि कहाँ कहाँ से निकलती है, और फिर मैं नीचे आपको 4 ऑप्शन के तौर पे दे दूं कि पहले का क्या होगा दूसरे में, दूसरे का क्या होगा मान लीजिए तीसरे में। अगर इस तरीके मैं अभी डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस कराने लगूं तो याद रखिएगा, आपको पढ़ने में बोरिंग सा फील होगा, क्योंकि आपको अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। स्टार्ट करवाएंगे, सारी चीजें मॉक टेस्ट में कराएंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपको कैसे कराना है। बाकी कुछ चीजें और आपको ध्यान देनी है, आपका सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है तो हम उसी के अकॉर्डिंग करा रहे हैं, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड और भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में और भी आपको आगे बता दूंगा। मैंने क्या पढ़ा रखा था, यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ लिया है, तो मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे आपका कावेरी बेसिन तक पढ़ा चुका है, यानी नदी से। यहाँ पे हम क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, और क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी आपके क्लाइमेटिक कंट्रोल है, फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज क्लाइमेट, क्या ऐसे फैक्टर होते हैं जो इंडिया को यहाँ पे कह सकता हूँ अफेक्ट करते हैं, लैटिट्यूड के बारे में, अल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड्स, इन सारी चीजों के बारे में बोला कि एक्सक्लूडिंग जेट स्ट्रीम एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड द रिलेटेड फिगर। मतलब कि हमें अब यहाँ पे आपको दे दिया है कि कितनी सारी चीजें पढ़नी है, तो आपको ध्यान देना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना है। इसके अलावा सीजन में हमें कोल्ड सीजन के बारे में, हॉट सीजन के बारे में, एडवांसिंग मानसून के बारे में, रिट्रेटिंग पोस्ट ऑफ मानसून, मानसून की वापसी के बारे में, इस तरीके से पढ़ना है। तो इस चीजों को याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कहाँ पे ज्यादा होती है, कहाँ पे कम होता है। इसके अलावा मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड किस तरीके से, तो हम यहाँ पे सारी चीजों को डिटेल में मैं आपको बता रहा, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा, सिलेबस से कुछ भी आपके बाहर नहीं होने वाला है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। बाकी अब उम्मीद करता हूँ आपके जो भी क्वेश्चन कल थे वो आपके सॉल्व हो गए होंगे। करते हैं इसके स्टार्ट। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 चीजें लिखी हुई मिलेंगी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और कैसे बनेंगे एमसीक्यू के थ्रू मैं आपको वो भी चीजें दिखाने वाला हूं। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे 2 वर्ड्स होते हैं, एक आपने सुना होगा जलवायु यानी कि क्लाइमेट, और दूसरा होता है मौसम। तो सबसे पहले ये जो जलवायु है इसका मतलब क्या हुआ, तो आपको याद रखना है, जैसे मैं आपको कोई भी स्थान दे दूं, जैसे मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे हमारा क्या है, मान लीजिए कि भारत है। अब भारत के अंदर आपको याद रखना है, भारत के अंदर जो यहाँ का टेम्परेचर है, यानी कि जो आपका क्या हो, जो यहाँ का ताप हो, यानी कि टेम्परेचर हो। इसके अलावा ताप के अलावा जैसे यहाँ पे जो मौसम हो कैसा हो, ताप आपका मान लीजिए। इसके अलावा जो आपका, जैसे आपने शुष्क के बारे में सुना होगा, शुष्क और आर्द्र के बारे में सुना होगा, यानी जो हमारा यहाँ का कंडीशन है, जो इस प्रकार यहाँ की स्थिति है। अगर मान लीजिए कहीं कोई भी स्थान हो, भारत ही मान लो, अगर वहां का टेम्परेचर ज्यादा है
और वो एक लंबे समय तक, जैसे मैं ये कहूँ कि लंबे समय का मतलब 10 साल, 20 साल, मैक्सिमम 25 से 30 साल, 30 से 35 साल के बीच। जैसे मान लीजिए भारत का जो एवरेज टेम्परेचर है वो मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है और वो कंटिन्यू वैसे ही रह गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो वो आपका यहाँ पे कह सकता हूँ कंडीशन अगर मान लीजिए ड्राई है, शुष्क अगर चल रही और वो क्या है लंबे समय तक चलता चला जाए, जैसे कि आपका 30 से 35 साल, यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि क्लाइमेट का मतलब होता है किसी भी जगह का जो कंडीशन होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, अगर उसमें चेंज नहीं आ रहा, चेंज नहीं आ रहा का मतलब अगर उसमें चेंज नहीं आ रहा किसी भी स्थान की जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, जो वहाँ की कंडीशन है उसमें चेंज नहीं आ रहा और वो कंटिन्यू कब से कितने साल, 30 से 35 साल के बीच लगभग कंटिन्यू ही रहे या ऐसा ही चलता चला जाए, तो इसे हम कहते हैं वहाँ की जलवायु। और अगर मौसम के बारे में आप याद रखिएगा, मौसम का मतलब ये होता है कि ये जो होता है वहाँ किसी भी जगह की जो कह सकता हूँ कंडीशन है, वो क्या हो समय समय पर बदलती रहे। जैसे 2 महीने पे, 4 महीने पे, किसी दिन बारिश का मौसम आ गया, किसी दिन आपका धूप खूब खिल गई, किसी दिन ठंडी आ गई। तो ये क्या हो रहा, थोड़े समय में यानी कम समय में आपका क्या हो रहा, जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से चेंज हो जा रही। तो मौसम किसे कहेंगे, यानी कि ये क्या हो सर, कम समय पर हमेशा कैसी हो, कम समय पर आपका बदलती रहे, जबकि ये कैसा रहे, तो याद रखिएगा ये होना चाहिए दीर्घकालिक, यानी कि कह सकता हूं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ये होना चाहिए। कहीं भी किसी भी स्थान के अगर कंडीशन में लंबे समय तक परिवर्तन नहीं होगा, किस चीज में सर, ताप में सर, वहां की आर्द्रता शुष्क या आर्द्र में, या फिर कह सकते हैं वहां की दाब में यानी कि प्रेशर में, अगर इन सारी चीजों में चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो याद रखिएगा वो हो जाएगा, वो जो चेंज नहीं आ रहा ये जलवायु। अगर इन सारी चीजों में समय समय पर कम समय में चेंजेस आ रहे हैं, याद रखिएगा इसको कहते हैं, हम क्या कहेंगे, मौसम। याद रखिए एमसीक्यू यहां से आपके बनेंगे, बोलेगा कि जलवायु जो दीर्घकालिक है या कह सकते हैं कि अल्पकालिक, तो आपको आंसर करना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा कॉन्सेप्ट है, लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, क्या दिख रहा कि जलवायु जो है क्या होता है, किसी स्थान के मौसम की दीर्घकालीन औसत अवस्था लगभग 30 से 35 साल की हो, यानी कि वहां के कंडीशन में चेंज 30 से 35 साल के बाद आए, तो इसको कहते हैं क्लाइमेट। इसके अलावा मौसम क्या होता है, अल्पकालीन वायुमंडलीय अवस्था। मैं इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बता सकता हूँ, बट अभी उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जितना सिलेबस में है, जितना आपके लिए काम है, उतना ही आपको प्रोवाइड किया जा रहा। तो याद रखिएगा, इसके अलावा जलवायु जो है यानी कि क्लाइमेट है, किस चीज़ों का चेंज होगा सर, किसी भी जगह की किस कंडीशन को, तो याद रखिएगा टेम्परेचर, साथ में वहाँ की जो वर्षा होती है, जो प्रेशर होता है और जो विंड्स होती हैं, आपको ध्यान देना है। और क्या जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, वेदर कैसा होता है सर, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। आपको ये चीजें ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, बोल रहा कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक। एक चीज याद रखिएगा, जलवायु का मतलब अब आपने समझ लिया कि सर किसी भी जगह की जो कंडीशन होती है वो कैसे चेंज होगी। अगर वहां का ताप में परिवर्तन हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी समय समय पे, तो मौसम हो गया। अगर दाब में परिवर्तन हो रहा है इस तरीके से। अब मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझा रहा, आप उसको ध्यान दीजिएगा किस तरीके से इफेक्ट करेगा। आप याद रखिएगा किसी भी जगह की जो क्लाइमेट होती है, जो वहां का जलवायु होता है, उसको प्रभावित करने वाले कई सारे कारक होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ चीजें बना रहा, आप इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे ये क्या, मान लीजिए ये हमारा अर्थ हो गया। अर्थ पे आपको पता है कि सर यहाँ पे जो है कि 0 डिग्री होता है, जिसके बारे में मैंने बताया इक्वेटर, 23.5 डिग्री होता है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, यानी कि 33.5 डिग्री, ये भी नॉर्थ का। इसके अलावा आपको पता है आर्कटिक सर्कल, और ये आपका पोल हो जाता है, ये 66.5 डिग्री आपका हो जाता है नॉर्थ। और सेम ऐसे ही आपका नीचे भी होता है, ये भी आपको मैंने पहले बता रखा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये चीजें मैंने बताया था कि यूज होंगी, बाद में आपको आना चाहिए। तो ये हो जाता है 66.5 डिग्री, ये आपका साउथ, और ये हो गया साउथ पोल। अब आपको याद रखनी है जो हमारा सन होता है, यानी कि जो आपका सन होगा वो कहाँ पे होता है, तो याद रखिए वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। याद रखिए वो आपका इक्वेटर पे रहता है, इक्वेटर के बाद आपका ऊपर की साइड गति करेगा,
और 23.5 डिग्री नॉर्थ तक। इसके बाद फिर आपका पीछे आएगा यहाँ इक्वेटर पे, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। यानी जो सूर्य है वो ज्यादातर सीधे उसकी जो रेखा है, जो उसकी किरण है कहाँ पहुंचती है, केवल आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ पे। यानी जो सूर्य का प्रकाश है वो सबसे ज्यादा इसी दोनों एरिया में आपको देखने को मिलेगा। क्या सर सूर्य इसके ऊपर नहीं जाता? तो याद रखिएगा नहीं जाता। वहां पे जो प्रकाश होता है वो तिरछी जाती है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कोई भी जलवायु है, क्लाइमेट है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? वहां का लैटिट्यूड। अगर किसी भी जगह का, याद रखिएगा, किसी भी जगह का जो लैटिट्यूड हो अगर वो ज्यादा है, मतलब जैसे मैं बोल दूं किसी भी कोई जगह है वो आपका 66.5 डिग्री पे स्थित है, तो बताइए क्या वहां का जो टेम्परेचर होगा कैसा होगा? तो याद रखिएगा वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होगा। किसकी अपेक्षा? सर इस यहाँ पे उपस्थित देश के। एक देश यहाँ पे है और एक देश कहाँ है? यहाँ पे। कौन सा ज्यादा गर्म होगा? सर ये वाला गर्म होगा, क्योंकि ये सन की जो लाइट है यहाँ पे डायरेक्ट सीधी पड़ती है, जबकि यहाँ पे तिरछी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे पोल होने के बाद, ध्रुव होने के बाद यहाँ पे बर्फ रहता है, जबकि हम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी होती है। तो कौन से प्रभावित करने वाले कारक हो गए? सर पहला हो गया आपका अक्षांश, यानी कि आपका लैटिट्यूड। पूछता है कि कौन सा कारक इसमें से प्रभावित करता है क्लाइमेट को, तो पहला आंसर सर क्लाइमेट, सॉरी लैटिट्यूड। दूसरी चीज ऊंचाई। अब एक चीज आपको याद रखनी है, ऊंचाई का मतलब क्या हुआ? सर जैसे जैसे अब आपने देखा कि लैटिट्यूड कम है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ इसको मैंने बताया कि लैटिट्यूड कम तो सर टेम्परेचर ज्यादा, लैटिट्यूड ज्यादा तो टेम्परेचर आपका कम। सेम इसी तरीके से एक चीज आपको याद रखनी है, जो हमारा ऊंचाई होता है, जैसे हम पृथ्वी के ऊपर चलते चले जाएंगे, याद रखिएगा हम पृथ्वी पे हैं, टेम्परेचर ज्यादा है, पृथ्वी से जैसे ऊपर जाएंगे याद रखिएगा टेम्परेचर के अंदर कमी होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं इरेज करके अब यहाँ पे लिख रहा, आप इसको ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें याद रखनी है। तो क्या मैं बता रहा, तो आपको याद रख, पहले एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं क्या बोल रहा कि जो टेम्परेचर है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/L। एल का मतलब सर याद रखिएगा लैटिट्यूड, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा होगा जब लैटिट्यूड कम है, और लैटिट्यूड ज्यादा हो गया और टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा। लैटिट्यूड का मतलब जब अक्षांश आपका ज्यादा बढ़ा तो जगह वहां के चेंज हो जाएगी। सेम इसी तरीके से याद रखिएगा जो अल्टीट्यूड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका टेम्परेचर के, कि अगर एल्टीट्यूड बढ़ा यानी ऊंचाई बढ़ी तो टेम्परेचर कम, और ऊंचाई घटी तो टेम्परेचर ज्यादा। ये बात आपको याद रखनी है। प्रेशर के बारे में बात कर रहा, वायु दाब के बारे में बात कर रहा। एक चीज याद रखिएगा, जो प्रेशर होता है वो किसका अपोजिट होगा? याद रखिएगा प्रेशर जो होता है वो हमेशा ताप का, याद रखिएगा जो ताप का ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब सर अगर किसी जगह का टेम्परेचर ज्यादा है तो याद रखिएगा वहां का जो दाब होगा वो आपका कम होगा, और किसी जगह का आपका ताप ज्यादा हो गया तो दाब कम, और कहीं का ताप कम हो गया तो दाब ज्यादा। सर अगर मैं बात करूं कि पोल पे दाब कैसा होता है, तो याद रखिएगा वहां पे पोल पे आपका टेम्परेचर कम तो जो दाब है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। एक चीज और, जो हवाएं होती हैं वो किधर से किधर चलेंगी? किधर? हवा जो होती है वो किधर से किधर जाती है? इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बनता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा उच्च दाब से कहाँ जाती है? निम्न दाब की तरफ जाती है। इस बात को आपको याद रखना है, किधर से किधर जाएगी? उच्च दाब से आपका निम्न दाब की तरफ चलेगी। और पवनों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सर लैटिट्यूड है, अल्टीट्यूड है, और आपका प्रेशर है, और आपका विंड है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वहां से भी एक एमसीक्यू, यहाँ से भी क्वेश्चन। आपको ध्यान देना है, टेम्परेचर ज्यादा लैटिट्यूड कम, अल्टीट्यूड ज्यादा टेम्परेचर कम, प्रेशर ज्यादा सर टेम्परेचर कम। ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और चीज, यही मैंने आपको अक्षांश जो समझा दिया ना, क्या बताया मैंने कि सर लैटिट्यूड अगर ज्यादा होता है तो टेम्परेचर आपका कम हो जाता है। अगर मैं आपको दो देश बता दूं, एक बता दूं रूस और एक बता दूं भारत, तो कहाँ पे टेम्परेचर सर ज्यादा होगा? सर भारत में, क्योंकि वहां का जो लैटिट्यूड है भारत 23.5 डिग्री पे है, जबकि अगर मैं बात करूं रूस की तो वो काफी ज्यादा हाई हाई आपका लैटिट्यूड पे स्थित है। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। अगली चीज मैंने आपको क्या बताई सर, कि ये अक्षांश के बारे में लिखा गया है कि सूर्य की किरण की मात्रा अक्षांश पर निर्भर करती है। कैसे करती है?
कम लैटिट्यूड होगा तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा, और वही मैंने जो आपको समझाया वही यहाँ लिखा। भूमध्य रेखा के पास अधिक तापमान होगा। आपने इक्वेटर के बारे में देखा, इक्वेटर पे सूर्य की लाइट काफी ज्यादा सीधी पड़ती है, तापमान ज्यादा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या अगर अब आप यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भूमध्य रेखा पे दाब कैसा होता है सर, तो अब आप यहाँ पे बताओगे सर वहां पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा जाता है, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा हुआ, और टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो वहां का दाब कैसा हो गया सर, कम हो गया। यही चीजें मैं आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू बता रहा, यही से एग्जाम में पूछा जाता है, ये चीजें याद रखें। अब आप कहोगे कि ये क्वेश्चन तो काफी इजी है, कुछ भी इजी नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप क्वेश्चंस को करोगे, नहीं पता रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे। आपसे अगर पूछ दे कि भूमध्य रेखा के पास दाब कैसा होता है, लिख देंगे उच्च दाब, निम्न दाब, और उसमें से और लिख दे कि मध्य दाब, या इनमें से कुछ भी नहीं। कैसे बताओगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही नहीं कि वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है सर, तो वहां का जो कह सकता हूं कि प्रेशर होगा वो कैसे होगा। अब मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वहीं से ये क्वेश्चन बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको ध्यान देना है, जितनी भी चीजें बताई जा रही सारा आपके सिलेबस से है, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्वेश्चंस के तो मैं आपको बना करके प्रैक्टिस कराऊंगा ही। तो यहाँ पे याद रखना, ध्रुवों के पास तापमान कम होगा तो दाब कैसा होगा सर, दाब आपका ज्यादा होगा। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है 8 राज्यों से, मैंने बताया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा भारत कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है भारत को बोला जाता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय का मतलब सर, तो याद रखिएगा उष्ण का मतलब होता है गर्म, तो आपको याद रखना है जो भारत है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो मैं आपको बता दे रहा, भारत जो है हमारा वो कह सकता हूँ कि ट्रॉपिकल रीजन में, यानी कि कह सकता हूँ 23.5 डिग्री इक्वेटर, और कह सकता हूँ कि आपका कहाँ पे स्थित है, ये आपका क्या हो जाता है 0 डिग्री, और यहाँ पे 23.5 डिग्री, और इसी के बीच आपका स्थित है हमारा भारत यहाँ पे। तो याद रखिएगा इस यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच जो देश उपस्थित होते हैं इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज, यानी कि कह सकता हूँ एक प्रकार से यहाँ पे गर्म होता है ज्यादा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय देश। अगर इसके ऊपर की बात करें तो वहां पे ठंडे पाए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय देश, यानी कि टेम्परेट आपका होता है, और उसके ऊपर तो फ्रिजिड जोन आ जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो ये यहाँ से पूछा जाता है भारत इनमें से कौन सा देश है, तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय, किसके कारण, आंसर हो जाएगा अक्षांश के कारण, यानी कि लैटिट्यूड के कारण। लैटिट्यूड अगर भारत ज्यादा ऊपर होता, लैटिट्यूड ज्यादा होता, तो वहां पे शीतोष्ण कटिबंधीय में आता, तो यानी कि टेम्परेट में आता। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, अक्षांश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे ऊंचाई के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि ऊंचाई बढ़ेगी तो टेम्परेचर आपका घटेगा, यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। शिमला और दिल्ली ये सब ठंडे क्यों पाए जाते हैं, शिमला क्यों पाया जाएगा, अब आप शिमला से हिमाचल से हो तो आपको पता है, क्योंकि वहां पे सर वो ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, और ऊंचाई पर स्थित है तो सर टेम्परेचर तो ऑलरेडी कम होगा। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। आगे वायु दाब और पौने, तो मैंने इसके बारे में भी आपको समझा दिया कि पौने हमेशा कहां से चलेगी, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, और वायु दाब में अंतर पौनों को जन्म देते हैं, यानी कि एक जगह आपका क्या दिख जाए उच्च दाब, एक जगह निम्न दाब, तो उच्च दाब से हमेशा निम्न दाब की तरफ चलेंगी। इस चीज को याद रखना, मानसून प्रणाली, ये चीजें आपको याद रखनी है, जो आपको लिखा गया है इसको ध्यान दीजिएगा। अब भारत में जो ऋतुएं होती हैं वो आपकी अलग अलग पाई जाती हैं, कौन कौन सी सर, पहला होगा आपका शीत ऋतु, दूसरा जो होगा ग्रीष्म ऋतु, ये चीजें आपको पता है, एक तरफ से याद रखिएगा। आगमन मानसून, और आपका यहाँ पे वापसी, या इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व मानसून। क्या होता है समझाता हूं अभी आपको आगे, आइए इसके बारे में देखिएगा। क्या लिखा गया आपको कि जो शीत ऋतु है वो कब आती है, तो आपको याद रखना है ये हमेशा दिसंबर से लेकर के फरवरी तक। ये क्या है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ से चलेगी, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा ताकि आपको ये चीजें कंप्लीट समझ में आ जाए, कैसे होता है इसके कंडीशन को मैं बता रहा। इतना डीप में आपके एग्जाम से पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप इसको देख लीजिएगा होता क्या है, आप इसको समझिए ताकि आपको सारी चीजें यहाँ पे दिख जाए। मैं आपको जस्ट बता दे रहा। ये बस नॉर्मल समझने के लिए होगा क्या, मैं आपको बता रहा कि यहाँ पे होता क्या है कि जो यहाँ पे क्या बोला, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने। अब आपको पता है कि भारत के ऊपर आपका चीन है, तिब्बत है, ये सब है, ऊपर रूस है, बगल में आपका और भी आपको अलग अलग देश देखने को मिलेंगे। आपका वहां पे क्या है, तो आपको दिखेगा वहां पे क्या
कि सर उधर आपका पैसिफिक ओशन है। होगा क्या, जब वहां से हवाएं चलने लगती हैं। क्यों चलती है सर उधर से इधर? एक चीज याद रखिएगा, ये ठंडी का टाइम है। ठंडी के टाइम में यहाँ का भारत का जो टेम्परेचर है वो कैसा है? टेम्परेचर यहाँ का कम है। और जब टेम्परेचर कम है, यहाँ पे क्या होता है, भारत का टेम्परेचर कम होता है, और जिसकी वजह से बाद में क्या होता है, यहाँ पे इधर से आपकी कुछ पौने आती हैं। पौने आने के बाद इस तरीके से नीचे चली जाएंगी, और नीचे जाने के बाद भारत में क्या कराती है? वर्षा कराती है। तो वही आपसे पूछता क्या है कि यहाँ पे जो आपका शीत ऋतु में कहाँ वर्षा होगी, तो आपको याद रखना है ये जो शीत ऋतु में है तमिलनाडु में ये वर्षा कराती हैं। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। अभी इससे एमसीक्यू मैं बता देता हूँ एमसीक्यू कैसे पूछे जाएंगे। दूसरी चीज, गर्म जो ग्रीष्म ऋतु है कब आती है? मार्च से लेके मई तक टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसके अलावा गर्म व शुष्क पवनें चलती हैं, जिसको हम लोग लू के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है गर्म मैंने आपको एमसीक्यू भी करा रखा है कि गर्मी में चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? लू के नाम से जानते हैं। और इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग काल बैसाखी के नाम से भी जानते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद आगमन मानसून, मैंने आपको बताया था आगमन मानसून का मतलब क्या होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं छोटा सा यहाँ पे मैप बना रहा, आप इसको समझिएगा ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। जस्ट एक मिनट, मैं बना के आपको दिखा दे रहा, नॉर्मल सा बना रहा, ये कोई बस आपको समझने के। जैसे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जैसे भारत हो गया, भारत में यहाँ पे गर्मी के टाइम में आपका टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर आपका ज्यादा है। तो टेम्परेचर आपका ज्यादा हो गया, और टेम्परेचर जब ज्यादा हो गया तो वहां पे दाब कैसे, दाब यहाँ पे बात करूं, दाब कैसा है, यानी कि दाब आपका कम होगा। सर गर्मी का टाइम है, ताप ज्यादा, ये जमीन है, ताप ज्यादा, तो सर दाब कम, क्योंकि जमीन सूर्य के प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करेगा, तो यहाँ पे दाब कम। ये यहाँ पे आपका पानी है, तो पानी में आपको पता है पानी सूर्य के प्रकाश को कम एब्जॉर्ब करता है, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। कम हो जाएगा तो यहाँ पे दाब कैसा हो गया सर? दाब आपका ज्यादा हो, यानी यहाँ पे उच्च दाब, इधर पे निम्न दाब। तो जब हवाएं चलेंगी तो याद रखिएगा वो किधर से किधर चलेंगी? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। इसीलिए ये जो हवाएं इस तरीके से चलने लगती हैं और भारत में एंटर कर जाती हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। भारत में इस तरीके से एंटर करेगी, और याद रखिए ये दो प्रकार से करेगी। एक तो आपका इधर से चली जाएगी अरावली पर्वत के पैरेलल, और एक इधर से जाएगी। तो ये चीजें याद रखनी है। कहाँ पे सबसे पहले ये केरल में पहुंचती हैं ये हवाएं, तो वहां पे आपकी बारिश जैसी चीजें होती हैं। क्या बोल रहा? तो मानसून कैसे आया, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। मानसून है क्या? एक प्रकार की हवाएं होती हैं, पवनें होती हैं, ये आपको ध्यान देना है। जून सितंबर में आता है मानसून का, अचानक यहाँ पे आगमन होता है। सबसे पहले केरल में पहुंचेगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और दो प्रकार से, एक तो अरब सागर शाखा, एक बड़ी अरब सागर का मतलब इधर से निकल जाएगी, एक इधर से चली जाएगी। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। आगे क्या है? वापसी मानसून, वापसी का मतलब जब वो दोबारा से वापस आ जाएंगी, तो ये चीजें ध्यान देना है। जब वापसी मानसून होगा तो तमिलनाडु कोरोमंडल तट पे यहाँ पे वर्षा होगी, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एमसीक्यू आपके बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे क्या दिख रहा? भारत में सबसे, अब इसमें आपको था कि वर्षा जो बारिश होती है वो कहाँ कहाँ पे किस तरीके से होती है, तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक वर्षा आपकी कहाँ होगी? पश्चिमी घाट पे। उत्तर पूर्व भारत में बहुत अधिक ज्यादा वर्षा होगी, राजस्थान में कम होगी, और सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होती है, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे एक पहाड़ी पाई जाती है गारो, यहाँ पे खासी, और यहाँ पे जयंतिया। ये कुछ इस प्रकार से फैली है यू टाइप से। जब बंगाल से यहाँ पे हवाएं चलेंगी टकरा करके फिर यहीं पे बारिश कराती हैं, ये इसका कारण मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ चीजें और बची है। मानसून का प्रभाव, सर अगर मानसून का प्रभाव से कृषि पर निर्भर होता है, क्योंकि बारिश हुई तो कृषि अच्छी होगी, नहीं होगी तो नहीं। अर्थव्यवस्था का प्रभाव मतलब कृषि में उत्पादन ज्यादा हुआ तो उसका अर्थव्यवस्था प्रभाव दिखेगा। त्योहार और जीवन शैली, ये सारी चीजें तो नॉर्मल है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। अब एमसीक्यू यहाँ पे देख लेते हैं कि एमसीक्यू आपसे कैसे पूछे जाएंगे। बाकी इसके और भी ज्यादा अच्छे लेवल के एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे मॉक टेस्ट के थ्रू, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा तो वहां पे और भी ज्यादा बेटर तरीके से एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया जाएंगे। तो आइए एमसीक्यू देख लेते हैं जल्दी से। जलवायु का मतलब क्या है, यानी क्लाइमेट से क्या मतलब है? तो मैंने बताया एक दीर्घकालिक, ये मौसम के कारण होता है। तो मैंने आपको बताया ये क्यों होता है दीर्घकालिक मौसम, यानी एक प्रकार से वहां का चेंज, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, ताप हुआ, दाब हुआ, ये सब ज्यादा टाइम तक चेंज ना हो, तो इसको क्या कहेंगे सर? ये आपका क्लाइमेट है, जलवायु। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जलवायु का अध्ययन सामान्यतः कितने वर्षों में? मैंने बताया 30 से लेकर के 35 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या है?
मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? सर यही डिफरेंस है केवल कि मौसम थोड़े थोड़े टाइम पे होता है जबकि जलवायु में जल्दी परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो कौन सा हो जाएगा सर? समयावधि। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्या निम्न में से कौन सा जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। मैंने क्या बताया सर? अक्षांश हो गया, इसके अलावा जो आपका ऊंचाई हो गया यानी अल्टीट्यूड और दाब हो गया, इसके अलावा पौने हो गई। तो कौन सा इसमें से नहीं है सर? वनस्पति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन सर ये इसमें ये लिखा गया है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब बस ये है, एल का मतलब लैटिट्यूड, ए का मतलब आपका अल्टीट्यूड, पी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे पी होगा, तो पी का मतलब हो जाएगा सर आपका प्रेशर, और डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा आपका विंड। एल से क्या पूछा है तो आपको ध्यान देना, क्या लॉन्गिट्यूड होगा, लैटिट्यूड होगा, लैंड होगा या लेबल होगा? तो आपको पता है लैटिट्यूड होगा, अक्षांश। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है। भारत को उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अक्षांश होता है लैटिट्यूड के कारण, मैंने बताया, और लैटिट्यूड कितना सर? कर्क रेखा के कारण, कर्क रेखा भारत से गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ऊंचाई बढ़ने पे ताप में क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऊंचाई बढ़ने पे ताप क्या होता है सर? घट जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या आपसे पूछ रहा, शिमला दिल्ली क्यों ठंडा रहता है? सर वहां, क्योंकि वहां का ऊंचाई ज्यादा है, और ऊंचाई ज्यादा की वजह से क्या होता है, वहां पे ज्यादा ठंडा मौसम मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे यानी कि वो वहां पे ठंडा जगह कंडीशन होगा। इसके अलावा पौने किस दिशा से चलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आपको ये मैं जानबूझ करके ये चीजें बता रहा, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन नॉर्मल है, बट आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा तब ये आपको नॉर्मल लग रहा। अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो याद रखिए इसी का आंसर आप नहीं दे पाओगे। तो वही बात है, आपको ध्यान देनी है, हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, भारत में कुल कितनी ऋतुएं होती है सर? 4। अब आगे क्या है, आगे आपसे पूछ रहा भारत की ऋतुओं का सही क्रम है। मैंने बताया शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून ऋतु, वापसी मानसून। एक चीज और, जो वापसी मानसून होती है मैंने आपको बता रखा है, वो कब होता है? वो आपका होता है सितंबर में। कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, मैं आपको ये बता दे रहा। आगे क्या आपसे पूछ रहा कि शीत ऋतु में भारत की कौन सी पौने चलती है? तो मैंने बताया शीत ऋतु में आपका उत्तर पूर्वी पौने चलती हैं, जिनको व्यापारिक पौने के नाम से जानते हैं। शीत ऋतु का समय क्या है? सिंपल सा है, दक्ष आपका दिसंबर से फरवरी, मैंने बताया। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु का समय कौन सा हो जाता है सर? ग्रीष्म ऋतु का हो जाएगा आपका मार्च से लेकर के मई तक, मानसून वाला उसके नीचे। लू कब चलती है सर? गर्मी के टाइम में। ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा आगे बोला कि काल वैसाखी किस ऋतु से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया ये गर्मी यानी कि ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिएगा, आगमन मानसून का समय क्या है? मैंने क्या बताया कि सर जो आपका मानसून कब आता है सर? जून से लेकर के सितंबर के बीच में, और सितंबर में वापस आता है, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा है भारत में सबसे मानसून सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? मैंने बताया केरल में पाया जाता है, केरल में सबसे पहले, ये आपको ध्यान देना है। आगे क्या आपसे बोल रहा कि ब्रस्ट ऑफ मानसून का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछ रहा कि ब्रस्ट ऑफ मानसून का मतलब क्या होगा? तो आपको ध्यान देना है, ब्रस्ट ऑफ मानसून का मतलब ये होता है कि मानसून का अचानक से आ जाना। इसको क्या कहते हैं? इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग ब्रस्ट ऑफ मानसून के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, बोला मानसून की कितनी शाखाएं होती है? 2, एक अरब अरब सागर की शाखा, एक दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा है। इसके अलावा वापसी मानसून का सही समय कौन सा है? सही समय तो मैंने आपको बताया कि जो आपका वापसी वाला है वो कौन सा है, तो आप याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर, या फिर यहीं पे सितंबर अक्टूबर आप अगर ऑप्शन में रहता है तो वो ज्यादा बेटर हो जाता है। ज्यादातर ये आपका सितंबर में होता है, तो सितंबर अक्टूबर याद रखिएगा, ये इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे आपको याद रखना है कोरोमंडल तट को वर्षा मिलती है। तो मैंने आपको बताया कि ये जब वापसी मानसून होता है तो आपको यहाँ पे कोरोमंडल तट पे वर्षा देखने को मिलेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपको मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है, तो आपने देखा कि ये आपका उत्तर पूर्व भारत में होगा, उसके बाद आपका पश्चिमी घाट पे होगा। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस भी दे सकता है, आप सीक्वेंस में लिख लो, उत्तर पूर्व भारत, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, लास्ट में आपका। तो वैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आपके सारे आंसर होंगे, नहीं पढ़ोगे बस एमसीक्यू तो आपके आंसर नहीं होने वाले हैं।
बाकी ये सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, यहाँ से पूछे जाते हैं। मैंने कई सारे क्वेश्चन पे आपको बताया भी, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं। इस चीज को आप देखिए, भारत में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है सर? सर राजस्थान है। यहाँ पे ज्यादा बारिश होती नहीं है क्योंकि अरावली पर्वत के पैरेलल सारी हवाएं चली जाती हैं, इसीलिए अगर वो टकराती तो बारिश वहां पे भी होता। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन है? सर मानसीनराम। अब कभी कभी चेरापूंजी भी लग जाता है, तो मानसीनराम आप इसको ध्यान दीजिएगा, मेघालय में ये पाया जाता है। गारो खासी जयंतिया जैसी पहाड़ियों की वजह से ऐसा होता है। पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो आपको याद रखना है, जो आपका क्या पूछ रहा है 27 नंबर, आपसे ये पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा का कारण क्या होगा। तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाट में अलग अलग प्रकार के आपके पर्वत पाए जाते हैं, जब वो हवाएं उनसे लड़ती हैं तो बारिश अचानक से होंगी, ये आपको भी पता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानसून को भारत की एकीकृत शक्ति क्यों कहा गया है? यानी जो आपको यूनिफाई बॉन्ड जो है, ये क्यों कहा गया है? तो आपको याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका भारत में क्या करेगा? कृषि और अर्थव्यवस्था पे प्रभाव डालेगा। अगर बारिश नहीं होगी तो होगा क्या? भारत के अंदर जो उत्पादन है वो उसमें काफी ज्यादा कमी देखने को मिलेगी, तो ये हमारे इकोनॉमी में एक प्रकार से इफेक्ट भी डालेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लीजिएगा। बोला भारत की कृषि का सर्वाधिक किस पर निर्भर है? मानसून पे होता है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो होगा ही नहीं। इसके अलावा निम्न में से कौन सा कथन सही है? बोला राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, गलत है। मानसून दिसंबर में आता है, ऊंचाई बढ़ने पे ताप घटता है। सर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन हो गए हैं, और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, यहाँ से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया भी, कॉन्सेप्ट पे भी बताया, जो मैंने आपको बताया ना कि कौन सा किसके इनवर्स होता है, वहां से कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उस चीज को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो आप अगर चैनल पे पहली बार आते हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में जो भी लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी ये चैनल शेयर करो, ताकि जो भी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जा रही सारे लोग इसको ध्यान से देखें और उनकी तैयारी बेहतर हो सके। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।